हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इसमें सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास है। उसके पहले हम 3 क्लासों पर बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर चुके हैं। आज हमारा ये चौथा क्लास है जिसमें कि हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके दोस्तों हम कब इस पुस्तक को ख़त्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इस पुस्तक को देखते ही देखते पूरा पढ़ चुके रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे और मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे ताकि मैं इस पुस्तक को बहुत ही तन्मयता के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वह हिंदी विषय से संबंधित है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी दोस्तों। यह पुस्तक ही जिसमें कि यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस अगर आप देखे होंगे तो इस पुस्तक में उसी के अनुसार ये पुस्तक तैयार की गई है। जैसे कि पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा, फिर काल विभाजन, फिर उसके बाद आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इसी तरह से पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास भी कवर हो जाता है। गद्य साहित्य भी, व्याकरण वाला पोर्शन, काव्य शास्त्र, भाषा। तो अभी हम साहित्य पर बात कर रहे हैं, उसमें हमारी ये चौथी क्लास है। आज हम अपभ्रंश साहित्य पर बात कर किए हैं जो कि आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल के ही अंतर्गत आता है। अब अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, अब जैसे ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम आता है आपको तुरंत इनका जो ग्रंथ है वह आपके मन में आ जाना चाहिए, तभी मान के चलिए आपकी सही मायने में तैयारी हो रही है। क्योंकि यही दोस्तों असली रिवीजन होता है। जब हम चीज़ों को इसी तरह से याद करते हैं, जैसे ही कोई नाम या कोई तथ्य हमारे सामने आता है उससे संबंधित जितने भी तथ्य आपके दिमाग में आ रहे हैं तुरंत आप रिवाइज करिए, यही रिवीजन होता है असली मायने में। जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम आते ही तुरंत इनके ग्रंथ का नाम आ जाना चाहिए आपके मन में कि इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है, ये सब बात आपके मन में आ जाना चाहिए। और इन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में बांटा है, इन्होंने आदिकाल को क्या कहकर पुकारा है, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो ये सभी तथ्य आपके दिमाग में आने चाहिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यानी जो स्वयंभू है वह तो अपभ्रंश के पहले कवि हैं ही अपभ्रंश भाषा के, परंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि भी उन्हें माना है। किसे? स्वयंभू को। तो प्रश्न में आ जाएगा कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं, तो ऑप्शन होगा हमारा सही डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू 8वीं सदी यानी कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। यानी स्वयंभू का समय क्या है, 8वीं सदी या फिर 783 ईस्वी। स्वयंभू को ही जैन परंपरा के भी प्रथम कवि माना जाता है। यानी स्वयंभू जैन परंपरा का भी पहले कवि हैं, अपभ्रंश भाषा के भी पहले कवि हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उन्हें हिंदी भाषा का भी प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला ग्रंथ है पौमचर्यु, ऋठरेमीचर्यु तथा स्वयंभू चंद। ध्यान से आप इन ग्रंथों को याद रखेंगे क्योंकि इसी तरह चर्यु चर्यु करके पुष्पदंत की भी रचनाएं होती हैं, तो उन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान से पढ़ेंगे पौमचर्यु, ऋठरेमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। जैसे स्वयंभू का नाम आया उनसे संबंधित जितने भी तथ्य आप अभी तक पढ़े तुरंत अपने मन में रिवाइज करिए कि स्वयंभू, चाहे आप वीडियो रोक कर लेकिन रिवाइज ज़रूर करिए। यही असली मायने में दोस्तों मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि रिवीजन आपको करना ही नहीं पड़ेगा। जहाँ भी आप तथ्य देखें
किसी भी नाम को देखिए, किसी आलोचक का नाम, इतिहासकार का नाम, किसी रचना का, तुरंत आप अपने मन में रिवाइज करिए कि यह हमने कहाँ पढ़ा था और यह किससे संबंधित है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं। हमारा जो आगे है स्वयंभू के बारे में, कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। यानी स्वयंभू जो है वह अपभ्रंश भाषा के तो प्रथम कवि हैं, तो उनकी भाषा अपभ्रंश भाषा है। तो उन्होंने क्या कहा, अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। किसने? स्वयंभू ने। अब स्वयंभू के पौम चरियो, इनके कितने रचनाएं थे? 3। पौम चरियो, ऋठरेमी चरियो और स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू ने पौम चरियो, स्वयंभू के पौम चरियो को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यानी कि जो पौम चरियो है वह उनका अधूरा ही रचना है, जिसको किसने पूरा किया है? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौम चरियो में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। यानी पौम चरियो में किसका वर्णन है? तो राम का चरित्र, वो भी विस्तार पूर्वक वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ, अब दोस्तों जैसे ही शिव सिंह सेंगर का नाम आता है तुरंत आप अपने मन में रिवाइज करिए कि शिव सिंह सेंगर के जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। उसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। इन्होंने हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा। महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ जो है वह हिंदी भाषा का दूसरा ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को सम्मिलित किया है, इस तरह से आपके मन में तुरंत आना चाहिए। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। यानी कि जैसे स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं, उसी तरह से पुष्य या पुंड, जिसे कि हम पुष्पदंत के नाम से भी जानते हैं, उनको पहला कवि कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर। तो आप इस तरह से कॉलम बनाइए, एक तरह लिखिए स्वयंभू और दूसरी तरह कि इनको कौन आलोचक, कौन साहित्यकार हिंदी का पहला कवि मानते हैं। एक तरफ स्वयंभू, दूसरी तरफ डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एक तरफ पुष्य कवि या पुष्पदंत, दूसरी तरफ शिव सिंह सेंगर। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुष्य के बारे में कह रहे हैं कि यह पुष्य या संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि जो पुष्पदंत है, जिसका कि आविर्भाव 10वीं शती में हुआ है, शायद वही पुष्य कवि के बारे में बात हो रही है। इस तरह से एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आ गया। अब मैं जैसा हर बार कहती हूँ, आपको तुरंत उनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं आपके मन में आने चाहिए। जैसे उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है कुल 3 भागों में बांटकर लिखा है। पहला जो उनका है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और इनका तीसरा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो इस तरह से आपके मन में तथ्य आने चाहिए। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी, यानी कि लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ है। किसका? पुष्पदंत का। यानी कि पुष्पदंत की समय सीमा क्या है? 10वीं शताब्दी, और स्वयंभू की क्या थी? 8वीं शती। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं महापुराण, जिसे कि 63 महापुरुष गुण अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है ड़य कुमार चरियु, दूसरा है ड़य कुमार चरियु और जसहर चरियु। उनका क्या था? स्वयंभू का एक तो ऋठरेमी चरियु, पौम चरियु, स्वयंभू चंद। उसी तरह से इनका ड़य कुमार चरियु, जसहर चरियु। तो चरियु दोनों जगह दिया है। आप इन दोनों की रचनाओं को एक जगह लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला हमारा पॉइंट है पुष्पदंत के महापुराण 63 महापुरुष गुण अलंकार को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है। यानी कि पुष्पदंत का जो ग्रंथ है 63 महापुरुष गुण अलंकार को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है। महापुराण में कुल 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। यानी कि जो महापुराण ग्रंथ है पुष्पदंत का, उसमें कुल 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अब चौपाई छंद का नाम आ गया आपके सामने। अब चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं या
सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, ये सब आपके दिमाग में आने चाहिए। कितनी मात्राओं पर यति होता है, किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इससे आपका व्याकरण भी साथ साथ में रिवीजन होता हुआ चलेगा। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई यानी कि चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता है। चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में दोस्तों? तो 16 मात्राएं होती, परंतु यहाँ पर चौपाई यानी कि यहाँ पर अगर आप याद करना चाहें तो चौपाई हम इस तरह से लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर एक मात्रा कम है चौपाई में, तो एक मात्रा यहाँ पर आप कम कर दीजिए, यानी कि चौपाई में कुल कितनी मात्रा होती है? 15, और चौपाई में 16 मात्रा होती है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, और स्वयंभू को क्या कहा जाता है, ये आप बताएंगे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। अगर प्रश्न में आ जाता है कि अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से स्वयं को किस कवि ने विभूषित किया? पुष्पदंत, स्वयंभू, लक्ष्मीधर, इस तरह से नाम आ जाता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत आप उत्तर दे देंगे कि पुष्पदंत ने स्वयं को ये उपाधियां दी हैं। अगला हमारा पॉइंट है, हरिशेण ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। यानी कि एक हरिशेण नामक जो कवि हैं वह अपने धम्म परीक्षा ग्रंथ में अपभ्रंश के कुल 3 कवि मानते हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। यानी कि जो स्वयंभू है इस चतुर्मुख कवि को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक मानते हैं। अब पद्धड़िया बंध क्या होता है? यह एक प्रकार का मात्रिक छंद होता है जिसमें कि कुल 16 मात्राएं होती हैं चौपाई की तरह, और इसी के आधार पर लिखा गया काव्य को हम पद्धड़िया बंध कहते हैं। पद्धड़ी यहाँ पर दिया भी है, पद्धड़ी में 16 मात्रा, यानी यह मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को हम पद्धड़िया बंध कहा जाता है। पुष्पदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के सभा कवि थे। यानी पुष्पदंत किसके सभा में रहते थे? तो जो राजा कर्ण के महात्म्य भीम है उनके सभा में रहा करते थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें कि मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अब सरस्वती की उपाधि किसे मिली थी? तो धनपाल को मिली थी। किसने दी थे? तो राजा जो मुंज हैं वाक्यपतिराज, उन्होंने दी है धनपाल को उपाधि सरस्वती। अब अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन आते हैं? धनपाल, जिनका की समय सीमा क्या है? 10वीं शताब्दी। अभी आप ऊपर देख के आ रहे हैं कि जो पुष्पदंत है उनकी भी समय सीमा 10वीं शती और धनपाल की भी समय सीमा 10वीं शती है। धनपाल की रचना क्या है? भविष्यत कहा। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसका है दोस्तों? तो जिनदत्त सूरी का है, जो कि 1114 ईस्वी में लिखा गया है। इसको जिनदत्त सूरी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी कि जिनदत्त सूरी की जो रचना उपदेश रसायन रास है, ये जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। उपदेश रसायन रास जो है अब किसका है? जिनदत्त सूरी का। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी है और जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को जाता है। यानी कि हिंदी में रास काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की है? शालिभद्र सूरी। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली राज, जिसका कि प्रकाशन 1184 ईस्वी में हुआ है। अगला पॉइंट है कि उपदेश रसायन रास। अब उपदेश रसायन रास किसका है? आप लोग तुरंत अपने मन में दोहराइए। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। अब संदेश रासक किसका है? अब्दुल रहमान का है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है।
तो अब्दुल रहमान जो है वह जाति के क्या है, मुसलमान है। उन्होंने किस भाषा में लिखी है, तो देसी भाषा में लिखा है। कौन सा, संदेश रासक ग्रंथ। अब संदेश रासक के बारे में यहाँ पर दिया गया, संदेश रासक एक खंड काव्य है। तो आपसे प्रश्न में आ जाता है कि संदेश रासक खंड काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे कि संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह को कथा वर्णित किया गया है। कहाँ की है वह वियोगिनी, विक्रमपुर की है। यहाँ पर उसके विरह की व्यथा कही गई है, किसमें, संदेश रासक में। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध 13वीं सदी का आरंभ मानते हैं। किसका, संदेश रासक का समय। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कौन, मुनि राम सिंह, जो जैन साहित्य है उसमें रहस्यवादी सर्वश्रेष्ठ रूप में जाने जाते हैं। कौन, मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह में पाहुड़ दोहा की रचना की, यानी पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है, तो मुनि राम सिंह ने की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु ने माना है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु से माना जाता है। अगला पॉइंट है कि जो इंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की। अब जो इंदु जो कवि है वह कितने पुस्तकों की रचना की है, पहले तो ये बात 2 पुस्तकों की कौन कौन सी है, परमात्म प्रकाश और योगसार। तो योगसार परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है कि योगसार किसकी रचना है, जो इंदु की, और परमात्म प्रकाश भी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। जब हम काल विभाजन पढ़ रहे थे तब भी ये तथ्य आया था कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने आदिकाल को चारण काल का, और चारण काल के अंतर्गत उन्होंने कुल 9 कवि सम्मिलित किए थे। अब जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आते ही तुरंत इनके ग्रंथ का नाम आना चाहिए, और कहाँ से प्रकाशित होता था, किस सन में प्रकाशित होता था, कितने कवि इसमें सम्मिलित थे, सब तथ्य आपके दिमाग में आने चाहिए। मैं बार बार नहीं कहूँगी दोस्तों, आपके दिमाग में स्वतः ही आ जाना चाहिए। पुष्य कवि, खुमार कवि, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, अब इनका नाम आया तो इनके ग्रंथ का भी नाम आया। इनके ग्रंथ से जितने भी तथ्य हैं आपके दिमाग में आने चाहिए। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से लेकर 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत कुल 19 कवियों को स्थान दिया है। किसने, जैसा कि जानते हैं आप, मिश्र बंधु विनोद जो है वह कुल 4 भागों में विभक्त था। पहले 3 भाग का प्रकाशन तो 1913 में हो गया था, परंतु चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो वही प्रथम संस्करण, यानी कि जो पहले का 3 भाग है उसमें कुल कितने कवि सम्मिलित है, 19 कवि, जो मिश्र बंधु विनोद है। अब मिश्र बंधुओं में कितने कवि सम्मिलित हैं उनके नाम आप कमेंट में बताएंगे। यह 19 कवि इस प्रकार हैं, जैसे कि पहले हैं पुरुषिया पुंड, जो कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पुष्पदंत के बारे में। इनकी रचना अज्ञात है, जिनका कि समय 740 विक्रम। अज्ञात कवि हैं, कवि का नाम पता नहीं, परंतु उनकी रचना जो है कुम्हार रासो 890 किसके अनुसार है, मिश्र बंधुओं के अनुसार है। नंद कवि, रचना अज्ञात 1137 विक्रम संवत। मसूद, रचना अज्ञात है 1180 विक्रम संवत। कुतुब अली, रचना अज्ञात 1100। साहिदान चारण संवत्सार, इनका समय है 1191 विक्रम संवत। अकरम फैज वर्तमान 1205 से 1258 विक्रम संवत। चंद पृथ्वीराज रासो, वही चंद बरदाई 1225 से 1249 विक्रम संवत। जगनिक आल्हा खंड, इनका समय नहीं दिया गया। केदार कवि, इनकी रचना के बारे में नहीं पता, ना ही इनके समय के बारे में पता है। बारदर्श बेड़ी अज्ञात है, इनकी रचना 1225 विक्रम संवत। जलहर, इनकी भी रचना अज्ञात है, समय भी अज्ञात है। भूपति भागवत दशम स्कंद भाता, समय 1344 विक्रम संवत। नरपतिनाल विशलदेव रासो, और समय 1354 विक्रम संवत। अब अगले हमारे आ जाते हैं 15 नंबर के हैं, नल सिंह विजयपाल रासो और 1355 ईस्वी।
1355 विक्रम संवत। ये दोनों परीक्षाओं में ये रचनाएं ज़्यादा आती हैं। एक है नरपति नाल की और दूसरी है नल सिंह की। सारंगधर का हमीर काव्य और 1357 विक्रम संवत। अमीर खुसरो, इनकी रचना के बारे में नहीं ज्ञात है और समय भी नहीं। मुल्ला दाऊद नूकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रम संवत। गोरखनाथ 40 ग्रंथ इन्होंने लिखे 1407 विक्रम संवत। ये कुल 19 कवि किसके अनुसार हैं? मिश्र बंधुओं के अनुसार। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों, अगला संस्करण आप मान के चलिए कि चौथा संस्करण जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ। अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों। अब नाथ पंथियों की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नाथ पंथियों का नाम आप कमेंट में बताएंगे। सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या कुल 75 तक पहुंचा दी। किसने? मिश्र बंधुओं ने। अब अगला पॉइंट हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका नाम आते हैं, इनके ग्रंथ का नाम, इनके कितने वर्षों का इसमें समाहित किया गया है, पहले इसका क्या नाम था इनके ग्रंथ का, सब कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं बार बार नहीं कहूँगी दोस्तों, फिर भी मैं कह देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें क्या करना है तथ्य आते ही। अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने अपने इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 में प्रकाशित हुआ है, वह आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया। पहला अपभ्रंश में, दूसरा देश भाषा या बोलचाल की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। वो 12 रचनाएं कौन सी हैं? 4 तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और 8 देश भाषा काव्य की रचनाएं। 4 अपभ्रंश की कौन कौन सी रचनाएं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश भाषा एवं काव्य की रचनाएं क्या है? कुमार रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। तो ये 12 ग्रंथ आप ध्यान में रखेंगे। कौन किसके अंतर्गत है इसको भी ध्यान में रखेंगे। अपभ्रंश के अंतर्गत कुल 4 हैं, देश भाषा के अंतर्गत कुल 8 हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को, अभी आप तथ्य पढ़े हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल के अंतर्गत कुल 9 कवि सम्मिलित किए थे, उसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आदिकाल के अंतर्गत कुल 9 कवि को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहा करते थे। अब हेमचंद्र कहाँ किसके शासनकाल में थे? किसके राजा के दरबार में रहते थे? जो सोलंकी के राजा सिद्धराज जयसिंह हैं उनके भतीजे कुमार पाल यानी कि मान के चलिए हेमचंद्र कुमार पाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम यानी कि हेमचंद्र के व्याकरण का नाम जो है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये इनका व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका यानी कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन का एक और नाम है जो कि सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। संस्कृत भी है, प्राकृत भी है और अपभ्रंश, इन तीनों का समावेश किसमें किया गया है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ है। हेमचंद्र की अन्य पुस्तक का नाम है कुमार पाल चरित। अब कुमार पाल के दरबार में रहते थे तो उनके चरित्र का वर्णन करेंगे यह किसमें? कुमार पाल चरित में। इस तरह से आप याद रखेंगे। योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देसी नाममाला कोश। अगला हम तथ्य देखते हैं कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। 3 पढ़े आप कि स्वयंभू को वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, पुष्पदंत को भवभूति कहा जाता है और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो एक तरफ उन लोगों का नाम, एक तरफ उनकी उपाधियां को आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्विआश्रय काव्य की रचना की है। द्विआश्रय काव्य की रचना किसने की है? हेमचंद्र ने। किसके समान? भट्टी के समान। भट्टी कौन? जो काव्य शास्त्र में हम नहीं पढ़ते हैं,
अगला पॉइंट है हमारा सोमप्रभ सूरी। फिर अगले आ जाते हैं, पहले तो हेमचंद राय, फिर सोमप्रभ सूरी। ये भी गुजरात के थे, प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। यानी सोमप्रभ सूरी भी गुजरात के थे, हेमचंद्र भी गुजरात के थे। सोमप्रभ सूरी के बारे में यहाँ पर दिया गया कुमारपाल प्रतिबोध। आप यह कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित इसको ध्यान में रखेंगे कि कुमारपाल चरित हेमचंद्र का है और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। जो रचनाएं मैच करती हैं उन रचनाओं को आप विशेष रूप से सब साइड में लिख लेंगे। जैसे कि हेमचंद्र की रचना कुमारपाल चरित इधर लिखेंगे और दूसरा सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिबोध, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1241 विक्रम संवत। नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है, मतलब कुमारपाल प्रतिबोध जो है वह गद्य और पद्य दोनों रूपों में है। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत से 1361 में प्रबंध चिंतामणि किसका है? जैन आचार्य मेरुतुंग का है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। यानी कि प्रबंध चिंतामणि जो कि जैन आचार्य मेरुतुंग का है, उसमें जो कुछ दोहा है वह किसका है? मुंज का है। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाने लगा है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे कि अपभ्रंश से पहले दोहा का प्रयोग नहीं होता था, जो दोहा छंद है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। अब प्राकृत पैंगलम किसका है? लक्ष्मीधर का है। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया। किसने? लक्ष्मीधर ने, क्योंकि इन्होंने ही इस संग्रह का निर्माण किया था प्राकृत पैंगलम के नाम से। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। यानी कि इसमें प्राकृत भी है और अपभ्रंश भी है प्राकृत पैंगलम में। प्राकृत से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यह प्राकृत है, और अपभ्रंश से और एक और भाषा उसमें जोड़ लेंगे, किसका है? लक्ष्मीधर का है। अब अगला हमारा है प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। यानी प्राकृत पैंगलम का अन्य नाम प्राकृत पिंगल सूत्र भी है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार हैं। अब ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो सारंगधर हैं वो कवि भी हैं और सूत्रकार भी हैं, तो इनकी यह खास विशेषता है। जिनकी भी एक कुछ अन्य अलग विशेषता होती है वह परीक्षाओं में हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति अपने नाम से ही मिलता जुलता इन्होंने ग्रंथ भी लिखा है। सारंगधर पद्धति के नाम से सुभाषित संग्रह है। कैसा है? सुभाषित है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। तो इतना आप सारंगधर के बारे में याद रखेंगे। सारंगधर कवि भी हैं, सूत्रकार भी हैं। सारंगधर पद्धति इनके ग्रंथ का नाम है, या एक सुभाषित संग्रह है, और इसमें साबर मंत्र भी है और चित्रकाव्य भी है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया है। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वह हम्मीर रासो जो रचना है उसका रचनाकार सारंगधर को स्वीकार करते हैं। कौन? आचार्य शुक्ल। यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। राहुल सांकृत्यायन ने हम्मीर रासो का रचयिता जज्जल को मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम्मीर रासो का रचयिता सारंगधर को मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो हम्मीर शब्द लेकर चाहे हम्मीर रासों को लेकर 3 आलोचकों में विवाद है दोस्तों। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे राहुल सांकृत्यायन, तीसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए। यहाँ पर देखिए अब शिव सिंह सेंगर भी आ गए हैं। सारंगधर को लेकर किया मान रहे हैं कि यह चंद के जो चंद बरदाई उनके औलाद के रूप में आए हैं, जिन्होंने हम्मीर गहरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया गया
भाषा में बनाया था। सारंगधर कृत, सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है। किस भाषा में है सारंगधर पद्धति? तो संस्कृत भाषा में। कैसा है? एक पद्यकोश है। किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप से वह संस्कृत भाषा में है, बीच बीच में देश भाषा भी चली आई है। अगला हमारा तथ्य है कि श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख है। यानी सारंगधर पद्धति में जो श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा की गई है। नूनम बादलम छाई के पसरी निस्राड़ शब्द खरा शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हसनो एवं भड़ंत्यु भटा झूठ गर्व भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कठे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्री मल्लदेवम भुवम। यह किसकी प्रशंसा में कहा गया है? तो श्री मल्लदेव, नीचे लिखा भी गया है। अगर ऊपर की पंक्ति आती है तो आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। आपसे यह प्रश्न अगर पूछ लेता है कि कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता डॉक्टर बच्चन सिंह किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं दोस्तों? सारंगधर को मानते हैं। तो दोस्तों आज ये हम अपभ्रंश साहित्य पर बात किए हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे दोस्तों, ताकि हम हताश ना हो और इस पुस्तक को बड़ी ही तन्मयता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।